हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 3 टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। इसकी हम पर्टिकुलर 2 वीडियोस लेकर आएंगे, हाफ इस वीडियो में होगा और हाफ इससे कमिंग नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में, किस किस टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, नीड क्या पड़ती है टीएलएस की, उसके बाद मेथड और टेक्निक्स जो हम सोशल साइंस को टीच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं और कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, सम अप एंड दैट्स ऑल। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है कि सोशल साइंस जो टीचर होता है उसको काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्लास में डील करना पड़ता है। अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे अलग अलग मेंटालिटी के साथ आते हैं, अलग अलग सबका आईक्यू लेवल होता है, अलग अलग बैकग्राउंड होता है। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं जिन पे ज़्यादा एफर्ट लगता है टू परफॉर्म बेटर, और कुछ क्विक लर्निंग कैपेबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज टीचर अपनाती है। क्यों? क्योंकि वन सॉल्यूशन फॉर ऑल डजंट फिट इन टीचिंग। तो हर बच्चे को एक ही मेथड से पढ़ाया जाना इज़ नॉट गुड एंड इज़ नॉट इनफ। तो टीचर के पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। जो स्ट्रैटेजीज़ हैं देखिए यहाँ पे दी हुई हैं। इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करना, डिटेल नोट्स देना, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, उनको डेमो देना किसी चीज़ का, फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना या फिर डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ वो अपना सकती है। तो इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नीड क्या पड़ती है इन टीएलएस की, कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम सोशल साइंस की क्लासेस में यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग रिसोर्सेज की, और जो वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो हैं कौन कौन से, उसको डिस्क्राइब करने हैं, कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स को डिस्कस करना है, और फिर ऑर्गेनाइज करना है क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को यूजिंग वेरियस मेथड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि नीड क्या पड़ती है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट बात करें कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लासरूम जो है सिर्फ लेक्चर 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 लेक्चर, तो स्टूडेंट फाइंड बोरिंग टू देयर क्लासरूम। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए हमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की की नीड पड़ती है, ताकि हम प्रमोट कर सकें और मेंटेन कर सकें इंटरेस्ट को अपनी क्लासरूम में। उसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर एकोमोडेटिंग इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। देखिए, अभी ऊपर हमने बात की थी कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ने वाला होता है, तो हम इंडिविजुअली डिफरेंस को ध्यान रखते हुए हम लर्निंग स्टाइल को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को एकोमोडेट करते हैं। नेक्स्ट है इन अचीविंग डाइवर्स टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एक ही तरह का ऑब्जेक्टिव लेकर हम अपनी क्लास में नहीं आते हैं, हर बच्चा एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आता है। तो डाइवर्स जो टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमें टीएलएस यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की नीड पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। जो हिडन डिफ़िकल्टीज़ होती है, पिटफॉल्स मीन्स हिडन डिफ़िकल्टीज़, उनको अवॉइड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए भी हम टीएलएस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर मेकिंग द क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव यानी सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ए डिज़ायर रिजल्ट, जो भी हमने सोचा है वही रिजल्ट हमें मिले, इसके लिए भी हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। कई बार लेक्चर इज़ नॉट इनफ, तो उसके एक साथ साथ काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें ताकि बच्चे जो है अच्छे से जो अपना डिज़ायर्ड आउटकम है उसको गेन कर पाएँ। नेक्स्ट, टू गेट समथिंग मोर इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए, ये टीएलएस क्या करती है, एक काफ़ी बड़े से टॉपिक को एक ब्रीफ में अगर टीचर दिखाना चाहे डेमो करके, तो वो एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में काफ़ी कुछ गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर इंश्योरिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। एक लेक्चर से पर्टिकुलर बच्चे का सिर्फ मेंटल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जैसे सपोज हम फील्ड ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिकल भी उनका ग्रोथ हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल, बहुत सारी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे की हो जाती है। तो दैट इज़ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूविंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। देखिए, सिर्फ जो है लेक्चर से काफ़ी चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। अगर बच्चे खुद से करके देखते हैं, कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजीज बच्चों के लिए यूज़ की जा रही है, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, उनका जो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम। एंड द लास्ट जो है, हम नीड के बारे में बात करें तो एनकरेज करता है कोलैबोरेशन एंड हेल्प्स देम इन डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल। ग्रुप में चीज़ें होती हैं तो कोलैबोरेशन को एनकरेज करता है और हेल्प करता है ताकि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग स्किल भी उनकी पावर जो है वो अच्छी हो सके। देखिए, मेथड को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड ग्रुप सेंटर्ड।
स्ट्रैटेजीज़ की हमने बात कर ली ऊपर, उसकी नीड क्या होती है। अब हम पर्टिकुलर मेथड्स देखने वाले हैं। तो कौन कौन से मेथड को किस किस वे में बांटा गया है। जैसे लेक्चर मेथड है फर्स्ट। तो लेक्चर जो मेथड होता है वो एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव रोल प्ले करते हैं। लेक्चर एक वर्ड जो है वो फ्रेंच से निकला है जिसका मीनिंग होता है रीडिंग। इसका मीनिंग होता है रीडिंग। फ्रेंच में भी ये लेक्चर ही था। तो मोस्ट कॉमन टीचर सेंटर्ड मेथड है। एग्जाम्पल है इसका एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग। फ्रेंड्स इसमें इनपुट को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है टीचर के द्वारा, हु कम्युनिकेट्स द न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस। वैसे एक ऑरल रिप्रेजेंटेशन है। ए लेक्चर इज एन ऑरल प्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और टीच लर्नर्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो जिसमें टीचर और इंस्ट्रक्टर क्लासीफाइज करता है, क्लैरिफाई करता है कंटेंट मैटर को अपने स्टूडेंट्स में बाय यूजिंग गेस्चर्स, बाय चेंजिंग देयर पिच ऑफ वॉइस, चेंजिंग पोजीशन या फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब यूज़ करके जो टीचर है वो लेक्चर प्रोवाइड करता है। टीचर एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट पैसिव वे में बिहेव करते हैं। इस लेक्चर ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ये और लेक्चर सुनने से ही किसी के लेक्चर से होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज़ में अट्रैक्ट होते हैं और उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए डिलीवरी ऑफ लेक्चर को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डेवलपमेंट या प्रेजेंटेशन और थर्ड कंसोलिडेशन। तो इन फेजेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए लेक्चर को प्लान करना मस्ट होता है। किसी भी चीज़ को डिलीवर करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग मस्ट है ताकि एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको डिलीवर कर पाएँ, जिसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंटेल होती हैं। टीचर को मस्ट प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर द लेक्चर टू बी डिलीवर्ड। कोई भी चीज़ बच्चों को बताने से पहले उसके बारे में पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स टीचर को नोट कर लेने चाहिए कि हाँ क्लास में मुझे ये सब बताना है, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, टू बी अचीव्ड या फिर कितना कंटेंट हमें कवर अप करना है। एडिशनल इंटरेक्शनल मोड्स भी हैं, फीडबैक भी होता है, कम्युनिकेशन मीडिया जो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर एक लेसन प्लान आप बनाते हो सेम में से। देखिए डिलीवरी ऑफ लेक्चर हमने बात की 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम वार्म अप फेज भी बोलते हैं, जिसमें एक रैपट यानी एक तालमेल बिठाया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर और स्टूडेंट का आपस में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए। उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है बाय क्वेश्चन आंसरिंग एंड बाय पर्टिकुलर सम अदर एक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक, और थीम जो भी होती है उसको हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड है प्रेजेंटेशन फेज, उसे हम डेवलपमेंट फेज भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें ट्रांजैक्शन होता है आइडियाज़ का, इन्फॉर्मेशन का, एक्सप्लेनेशन होता है कॉन्सेप्ट का, आइडियाज़ का, फैक्ट का। इसमें हम काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ गेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशन, ये सब भी इसी में यूज़ किया जाता है। लास्ट पार्ट होता है कंसोलिडेशन, जिसमें हम कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। इट इज़ मोस्ट अबाउट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। टीचर रिकैप्चुलेट करता है जो भी उसने पढ़ाया है, समराइज़ करता है, चाहे बबली करे, चाहे बोर्ड पे रिटर्न करे, चाहे कोई भी अदर, जैसे कि स्लाइड्स दिखा दी पावर पॉइंट में, किसी भी मतलब डिजिटल मीडिया का यूज़ कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर सकता है, असाइनमेंट दे सकता है, असेसमेंट कर सकता है स्टूडेंट्स की, और जो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। देखिए लेक्चर के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। इम्पार्ट करता है नॉलेज को, यानी पास करता है इन्फॉर्मेशन को। लेक्चर मेथड है जो इजीली अडॉप्ट हो जाता है किसी भी मतलब वाइड रेंज ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टर्स के बाद। सुनना सबको पसंद है, मतलब सुनने से ईजी मेथड तो कोई होता ही नहीं। तो अडोप्टेबल होता है किसी भी टीचर स्टूडेंट रेशो में। आप कितने भी स्टूडेंट्स ले आइए पर्टिकुलर, तो कोई वेरी नहीं करता इस चीज़ में। लेक्चर मेथड एक वेरी इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता, वेरी इफेक्टिवली हम इसको प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बूस्टअप करता है लर्नर के कॉन्फिडेंस को, उनको मोटिवेट करता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर प्रॉपर प्लानिंग जैसे हमने बात की है ऊपर। और प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम दे सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक्चर मेथड। तो फ्रेंड काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं लेक्चर के। आप कोई भी पर्टिकुलर वे में लेक्चर को हम कर सकते हैं, जैसे रोल एंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होते हैं, एंड मैनी मोर। तो ये इन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। कोई भी एक थ्योरी उठाकर उसको 3 फेज में बांट रखा है, इंट्रोडक्टरी, एक्सप्लेनेटरी और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो आप भी ऐसे अपने एग्जाम में कुछ दिखा सकते हो। हम यहाँ पे बस मेन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं लेक्चर मेथड के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। लेक्चर मेथड ही होता है जिसमें टीचर जो है अपने आप को एक एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, जैसे वो बिहेव करता है इन देयर क्लासरूम सेटिंग। टीचर ईजिली कीप कंट्रोल कर सकता है ओवर ए लार्ज क्लासरूम, जो भी है बच्चे जितने भी ज़्यादा हों, तो लेक्चर मेथड से ईजिली उनको कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात कीजिए तो लेक्चर मेथड एक ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन हम आसानी से भूल जाते हैं। मतलब कोई जैसे एक मूवी देखें उसको हम ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लेक्चर से हम इसको इजीली फॉरगेट कर देते हैं। लेजीनेस हो जाती है कई बार क्लासरूम में। कई बार आपने देखा होगा बच्चे सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, तो एक तरह से आलसीपन उनमें आ जाता है। थर्ड है इसमें अटेंशन रिक्वायर होती है।
देखिए आप किसी भी बंदे को अगर कुछ बताना चाहते हो तो पर्टिकुलर उसका अटेंशन आपकी तरफ ही होना चाहिए, वरना आधी चीज़ें उसके सर के ऊपर से जाएंगी। तो हार्ड टू कीप दैट अटेंशन, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। और लास्ट है मस्ट हैव स्पेसिफिक नॉलेज। द पर्सन हु इज गिविंग दैट स्पेसिफिक लेक्चर, उसके पास उसकी उस पर्टिकुलर टॉपिक की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज जो टाइम है वो वेस्ट ही हो रहा है, नथिंग एल्स। तो ये लेक्चर मेथड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डेमो करके दिखाता है। कौन करके दिखाएगा? तो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शोइंग हाउ समथिंग इज टू बी डन और नॉट टू बी डन, कैसे किसी काम को किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे टीचर क्या करती है, मॉडल करती है किसी भी बिहेवियर का ऑफ प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस को। स्टूडेंट का रोल क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ ऑब्जर्वर और रिकॉर्डर की तरह स्टूडेंट बिहेव करता है। तो ये इन्वॉल्व करता है आर्ट ऑफ डिपिक्टिंग द स्किल एसोसिएटेड विद एन एक्शन, कि कैसे किसी काम को किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे टीचर क्लास को ये दिखाए कि हाउ टू ड्रॉ अ मैप ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, या फिर व्हेन ए चाइल्ड शोज द क्लास हाउ हिज साइंस प्रोजेक्ट वर्क्स। जब एक बच्चा अपनी क्लास को दिखा रहा है कि कैसे उसका साइंस प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो ही और शी इज़ ऑल्सो शोइंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके बाद अगर हम प्रिपेयर करें, देखिए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। देखिए सबसे पहले हम प्लान करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन को, जो इंटरेस्ट बढ़ाएगा स्टूडेंट्स के बीच में। फिर हम उसका एक एक स्टेप करके केयरफुली उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर हम टास्क जो भी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं उसको रिलेट करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे काफ़ी स्टेप्स की जो हम बताने वाले हैं, और हम मेक श्योर करेंगे कि सारे उसको सुने और देखें। कुछ रिटन मटेरियल्स भी होगा हमारे पास, हैंडआउट्स भी होंगे जो हम टास्क के बाद उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो परफॉर्म कैसे करना होता है ये क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन? प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करके। जैसे भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं डजंट मीन कि भाई सिर्फ हम डेमो दिए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो वर्बली जो हम बोलते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो पर्टिकुलरली कम्युनिकेट करना है। और डेमोन्स्ट्रेशन को बिल्कुल सिंपल रखिए, प्रिसाइज वे में, इनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द मेन थीम, मतलब डेविएट नहीं होना आपको मेन थीम से, जो है पर्टिकुलर मेन थीम उसी पे ही रहिए। डू नॉट हरी थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन, जल्दी जल्दी करके मत दिखाइए उसको, धीरे धीरे स्लो में, ताकि बच्चे भी उसको ग्रैब करें। ड्रैग आउट भी मत कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन को इतना मत बढ़ाइए कि वो बोरिंग होने लगे, बोर्डम सी एक क्रिएट हो जाए क्लासरूम में। और ये भी डेमोन्स्ट्रेशन में देखिए आप मेक श्योर कीजिए कि सारे बच्चे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। समराइज कीजिए लास्ट में, और जो भी आपके हैंडआउट्स थे, असाइनमेंट्स थे रिलेटेड टू दैट डेमोन्स्ट्रेशन, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए इसका जो डेंजर होता है, यानी नेगेटिव जो पॉइंट होता है, देखिए हम सिर्फ खुद करके बता रहे हैं, बच्चे यहाँ पे पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो बेहतर होगा अगर आप उनसे भी वही चीज़ करा के देखें जो आपने की है। तो बच्चे खुद से जब करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, सो दे गेट मोर। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अगर आप वही डेमोन्स्ट्रेशन बाद में बच्चों से भी करवा कर देखेंगे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था। नाउ 3.4.3 क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग क्या है, कौन करता है? टीचर। तो टीचर सेंटर्ड टेक्निक है जिसमें क्वेश्चन टीचर पूछता है और बच्चे उसका रिस्पॉन्स करते हैं। हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ हम पता लगा सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू देम। हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छे से याद किया है। और स्टूडेंट का जो अटेंशन है एक पॉइंट से दूसरे पर शिफ्ट करने के लिए, उनका रिटेंशन पॉइंट जो इंक्रीज़ करने के लिए, उनको एक राइट डायरेक्शन देने के लिए, ताकि हम कोई भी असाइनमेंट स्टार्ट करें उससे पहले ही, तो क्वेश्चनिंग जो है इन सब चीज़ों को एक मतलब अच्छे से वे में क्रिएट करता है क्लास में। जैसे कि माइंड में हो सकता है कोई मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो क्वेश्चनिंग सेशन से वो भी ठीक हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग जो है फैसिलिटेट करता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को, जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। तो ये सब इनसे इंक्रीज होते हैं। इफेक्टिवनेस होती है क्वेश्चन की, जो कुछ स्टेप से क्लियर हो सकती है। सबसे पहला है टीचर हमेशा क्वेश्चन को क्लियरली बताए, मतलब प्रिसाइजली वे में बताए, ज़्यादा इलेबोरेट ना करे, घुमा फिरा के ना बताए पूछे। अगर उसको जैसे सपोज बुद्धिज़्म के बारे में पूछना, व्हाट अबाउट बुद्धिज़्म, से अच्छा वो ये पूछे कि कैसे बुद्धिज़्म जो है जैनिज़्म से डिफरेंट है। उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक ले सकता है, पोज आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन एंड अलाउ इट टू हैंग ओवरहेड। देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछें तो उनको टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो, उनको रुकिए थोड़ा, वो जवाब सोचेंगे और तब आपको आंसर करेंगे। कभी भी स्टूडेंट्स को सीक्वेंस में ना बुलाएं, सिटिंग अरेंजमेंट जैसा भी हो अल्फाबेटिकली ना बुलाएं, सिटिंग अरेंजमेंट वाइज ना बुलाएं, रोल नंबर वाइज ना बुलाएं। रेंडमली स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो पहले से ही बच्चे घबराने लग जाते हैं और मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं कि नेक्स्ट टर्न उनकी है, तो मतलब वो चीज़ एक अलग सा इफेक्ट डालती है। आप अगर रैंडमली बोलेंगे तो टीचर के स्टूडेंट्स के माइंड में एकदम स्ट्राइक आउट करेगी कुछ चीज़ें। तो ये एक परफेक्ट वे है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स। देखिए अगर कोई बच्चा कुछ गलत वो कर रहा है, तो गलत किसी चीज़ को लेकर जा रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उनको इमीडिएट फीडबैक दीजिए। ये नहीं कि हाँ बाद में बताती हूँ, कुछ नहीं आता तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उनको साथ साथ जो है इमीडिएट फीडबैक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग को ब्लूम के अकॉर्डिंग तो 6 टाइप से बांटा हुआ, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन।
तो अकॉर्डिंग टू देयर टर्म क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे नॉलेज है तो नॉलेज जानने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई वाले क्वेश्चन, एनालिसिस जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल वे में बच्चा सोचे, सिंथेसाइज मतलब कुछ जोड़ना, इवेल्युएट करना मीन्स जजमेंट वाले। और अगर कॉमन वे में बात की जाए तो क्वेश्चनिंग यहाँ पे अलग अलग टाइप दिए। प्रॉबिंग क्वेश्चन, प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को टू गो बियॉन्ड देयर इनिशियल रिस्पॉन्सेज और हेल्प करते हैं कुछ प्री प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉल्व करने में। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें सिर्फ येस नो में आंसर नहीं देना होता, एक्सप्लेन करना होता है। इसे क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें येस और नो में आंसर देना होता है। कन्वर्जेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाना। डाइवर्जेंट होता है एक पॉइंट से फैलाव में, मतलब एक जो टॉपिक शुरू किया उससे अलग अलग टॉपिक पे आप चले जाना। और कन्वर्जेंट में होता है कि अलग अलग से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज, फिलअप्स, काफ़ी सारे टाइप के आप क्वेश्चन फ्रेंड इसमें पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चनिंग था। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट वर्क। देखिए प्रोजेक्ट ग्रुप में किया जाता है और लर्नर करता है, तो ये लर्नर सेंटर्ड भी है और ग्रुप सेंटर्ड भी है। एक ऐसा मेथड है जो इंडिविजुअल को डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टीचर कराता है। यानी एक ही प्रोजेक्ट पूरी क्लास को नहीं दिया जाता है और हर बच्चे को ऑलमोस्ट अलग अलग नहीं तो ग्रुप पर्टिकुलर टीचर डिवाइड कर देता है। एज मैंशनड इन योर दिस टॉपिक ग्रुप में होता है, तो ग्रुप में पर्टिकुलर एक टीचर टॉपिक दे देता है और कुछ ग्रुप्स बना देता है जिसमें हर ग्रुप को ये एक एक प्रोजेक्ट करना होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो स्टूडेंट इसमें एक्टिव रहते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और जैसे मैंने बताया कि लर्निंग इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो स्टेप्स कैसे होते हैं इसमें, ऑर्गेनाइज करना होता है प्रीलिमिनरी ब्रीफिंग सेशन फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए टीचर कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले टीचर का ये मस्ट होता है ये चीज़ करना कि वो उसके बारे में बताए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। वो थोड़ा स्टार्टिंग करे, इनिशिएट करे, तभी बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे। इनिशिएट टीचर ने किया, फिर उनके ग्रुप्स बना दिए, स्टूडेंट्स की हेल्प की पर्टिकुलर एक टॉपिक, थीम या प्रॉब्लम चूज करने में, फिर उसकी सब थीम्स और सब टॉपिक बनाए, फिर उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं उनकी लिस्ट बनाई और हर एक मेंबर को वो काम असाइन कर दिए। फिर उसके रिलेटेड आपको क्या रिसोर्स चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है वो सब की। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई हर किसी ने, फिर उसको असेंबल किया, प्रेजेंट किया और डिस्कस किया और लास्ट में फीडबैक मिला। तो इस तरह से किसी एक प्रोजेक्ट को किया जाता है। जब भी हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं द ग्रुप्स नीड टू डिसाइड सुटेबल मेथड ऑफ इंक्वायरी और रिसोर्सेज इफेक्टिवली कॉपरेशन, ये सारी चीज़ें बच्चा इसमें ग्रैब करता है। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों के दिए हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स अचीवमेंट, इफेक्ट ऑफ मॉनसून और क्रॉप प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, लाइफ एट द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वर्क हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी एडवांटेजेस की, तो पहला है एक प्रोजेक्ट पे काम करना इनेबल करता है लर्नर को अपनी नॉलेज डेवलप कर पाए एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और काफ़ी सारी जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा है उसको भी अच्छे से यूज़ कर पाए, यानी रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज़ कर पाए और सुटेबल मेथड कोई भी यूज़ करें इसमें। सेकंड जो है स्टूडेंट की डेवलप करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग और वर्किंग हैबिट्स वाइल वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। देखिए उसे खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो यहाँ पर वो अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी डेवलप कर रहा है। प्रोजेक्ट वर्क में हम एक फेलो फीलिंग के साथ काम करते हैं, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी आता है, तो ये चीज़ भी उसमें डेवलप होती है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसका माइंड होने लग जाता है, एक कॉपरेशन वाली फीलिंग आने लग जाती है। प्रोजेक्ट वर्क को डेवलप करने के लिए लर्नर की कम्युनिकेशन स्किल जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है थ्रू ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। ये और भी चीज़ें डेवलप करता है, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेरियस काइंड ऑफ डिज़ायरेबल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, जिसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है, सोशल सेंसिटिविटी आ जाती है और पर्टिकुलर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है। टाइम शेड्यूल भी इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है और इफेक्टिव यूज़ करता है वो रिसोर्सेज का। और तो चाइल्ड सेंटर्ड है तो उसमें टॉपिक भी चूज़ करना पड़ता है, तो एक डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है। देखिए लिमिटेशन क्या होती है, मेजर लिमिटेशन क्या होती है, फॉर्मुलेट करने में प्रोजेक्ट को। फॉर्मुलेट का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस विच वन ऑब्टेन्स ए कंप्लीट पिक्चर अबाउट द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन, कैसे उस प्रोजेक्ट को करना है, तो पूरा एक जो कंप्लीट पिक्चर होता है इसका, उसमें ज़्यादा दिक्कत बच्चे को आ जाती है, तो टीचर को वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। तो फॉर्मुलेशन के टाइम जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि इनिशिएट भी टीचर करेगा और जहाँ जहाँ बच्चों की हेल्प होगी वहाँ वहाँ टीचर हमेशा हाजिर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स 3.4.5 फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क भी फ्रेंड्स एक लर्नर सेंटर्ड होता है और ग्रुप सेंटर्ड भी आप इसको बोल सकते हो। कई बार एक्टिविटी टीचर जो है ग्रुप में भी कराता है। इसमें होता क्या है, क्लास को हम रियल वर्ल्ड में लेकर जाते हैं, यानी कि फील्ड ट्रिप पर लेकर जाते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन में इसको कंडक्ट किया जाता है, एक फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जाता है, उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो ये ऑन गोइंग यूनिट ऑफ वर्क है जिसमें क्या होता है, टीचिंग
द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द टीचर क्या करता है, टेक स्टूडेंट्स टू अ नियर बाय फैक्ट्री वेयर स्टूडेंट ऑब्जर्व द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो फील्ड वर्क जो है प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को फर्स्ट हैंड नॉलेज, आप इसे बोल सकते हो, जो इन्हें इनेबल करता है टू सी हाउ अ नंबर ऑफ स्किल्स और प्रोसेस जो है इंटीग्रेट किए जाते हैं, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट वहाँ से फील्ड वर्क से गेन करते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव और एक तरह से परमानेंट लर्निंग में आता है। तो हम अगर देखें कि फील्ड वर्क जो है वो कैसे राइट किया जाता है एजुकेशन में, तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें गेन करने हैं फील्ड वर्क में वो देखा जाता है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को। थर्ड पॉइंट में आप जो भी स्टडी कर रहे हैं फील्ड वर्क में उसको रिकॉर्ड किया जाता है उस ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को। फोर्थ में आप इंक्लूड करते हैं जो भी आपने एविडेंस यानी कि फ़ोटो वगैरह लिया है वहाँ पे, तो या फ़ोटो एविडेंस वहाँ पे कैरी कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप में आप अपना पूरा जो असेसमेंट है ओवरऑल असेसमेंट उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और सिक्स स्टेप आप वैलिडेट कर सकते हो इट विद अ सिग्नेचर, यानी किसी भी टीचर वगैरह को दिखाकर। हम काफ़ी सारे टॉपिक इसमें ले सकते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर का ले सकते हो, डिस्कशन का ले सकते हो, तो ये बच्चों को सिखाने के लिए एक काफ़ी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। अगर बात करें हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो फील्ड वर्क से गेन की गई जो नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है, परमानेंट लर्निंग आप इसमें गेन करते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाना, जिससे में उन्हें मज़ा भी बहुत आता है और इनोवेटिव वे में आइडियाज़ जो है माइंड में जनरेट होने लगते हैं। आप ग्रुप में लेकर जा रहे हो तो किसी ना किसी को लीडरशिप वाली क्वालिटी भी आप जनरेट करते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी बच्चों में डेवलप होने लगते हैं। और कोऑपरेटिव टाइप से होता है, कोलैबोरेटिव वे में होता है, तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो स्टूडेंट्स का आपस में बनने लग जाता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डिस्कशन पर। तो डिस्कस करने के लिए भी एक से ज़्यादा हमें बच्चे चाहिए होते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड। तो इसमें होता क्या है, हम इसमें वैरायटी ऑफ सिचुएशन, हम सेकेंडरी स्कूल कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप ले सकते हो, रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल टीम वर्क। उन सब पर्सन का आपस में जुड़ना ज़रूरी होता है, डिस्कस करना ज़रूरी होता है जो पर्टिकुलर उस टॉपिक की नॉलेज रखते होते हैं। स्ट्रेंथ लाइज करती है इन द ब्रॉड पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर पर्सन रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका डिस्कशन जो है अच्छा होने वाला है। तो एक प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग टुगेदर दैट ब्रेक डाउन्स इफ वन मेंबर्स डोमिनेट। अगर कोई भी एक मेंबर आपस में डोमिनेट करने लगता है तो इस डिस्कशन टॉपिक को टूटते हुए देर नहीं होती। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है कि वो एंकरेज करे और डोमिनेशन वाली सिचुएशन आने ही ना दे, अराइज ही ना होने दे। तो काफ़ी रेलिवेंट बनाए वो स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। जैसे कि आप कोई सिचुएशन लाइक गिविंग फीडबैक ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ ए क्लास टेस्ट है, या क्लैरिफाई करना किसी भी स्टूडेंट के डाउट को, तो ये काफ़ी सारे आप टॉपिक हैं जो डिस्कशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। डिस्कशन मेथड जो है एक वैरायटी ऑफ फोरम्स होता है फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए, ओपन एंडेड डिस्कशन के लिए। कोलैबोरेटिव एक्सचेंज होता है जिसमें आइडियाज़ का अमंग अ टीचर एंड स्टूडेंट्स और अमंग स्टूडेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्दर स्टूडेंट थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है फ्रेंड्स वो हम देखते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेक्निक टीचर को क्या करना है, गिव सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टीचर को पहले ही उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए, सो दैट उनको ये पता हो कि भाई वो किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो रेडी हैं अपने डिस्कशन के लिए। तो ये प्राइमरी रिक्विजिट होता है, यानी कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद डिस्कशन को खाली वैक्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ये एबिलिटी होती है टीचर की टू इनिशिएट अ डिस्कशन, ऑफन डिसाइडेड द एबिलिटी टू पोस्टपोन। तो वो जजमेंट कर सकती है आफ्टर द डिस्कशन हैज़ बीन फिनिश्ड। तो रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को वो सबको बता सकती है। तो टीचर का जजमेंट थ्रू इवन अ नॉन वर्बल क्लू अफेक्ट करता है नेचर को और पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज को। अगर इसमें इंस्ट्रक्शनल पोटेंशियल की बात की जाए तो स्टूडेंट्स में हायर कॉग्निटिव एबिलिटी को जनरेट करता है। उसके बाद यूनिकनेस होती है इस अल्टरनेटिव लाइज उसकी सिंप्लिसिटी में। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, रिलेटेड टू द एबिलिटीज़ ऑफ द मॉडरेटर और लीडर। तो फ्रेंड्स डिस्कशन को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर वे में होने वाला है। तो इसके साथ जो स्किल्स एसोसिएट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिस्कशन जो हम कर रहे हैं हमें सामने वाले पर्सन को सुनना बहुत ही अटेंटिवली चाहिए। तो कहते हैं ना कि बोलना उसी को आता है जिसने अच्छे से सुना होता है। तो स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उनको अटेंटिवली सुनिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहिए। आपको किसी भी टॉपिक को इतना डीपली इमोशनली होकर नहीं सुनना है, ओपन माइंडेड रहना है और हर एक के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है और दूसरों का भी एक्सेप्ट करना है। जरूर नहीं है सब एक तरीके से सोचते हो, तो सबकी थिंकिंग, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है, तो सबके कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन खुद की सोच अलग रखिए, बट थिंक इंडिपेंडेंटली। एज्यूम कीजिए
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्कशन एंड बी एबल टू सपोर्ट आइडियाज़ विद फैक्चुअल एविडेंस। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बेतुकी बात जाकर डिस्कशन में बोल रहे हो, जो आप पर्टिकुलर जानते हो या जिसका आपके पास एविडेंस है, आप उसी बात को लोगों के बीच रखिए। उसके बाद लाउडली बोलिए, क्लियर बोलिए, ताकि सबको सुनाई दे। डोमिनेट नहीं करना अपने किसी भी डिस्कशन में, ये नहीं रहना कि सिर्फ मैं ही सही हूँ बाकी कोई भी नहीं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए भी बोल सकते हो, और अपनी भी जो आइडियाज़ हैं आपकी, उनको क्लैरिफाई वे में ही रखिए। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स इन अराइविंग एट अ ग्रुप डिस्कशन डिसीजन और इन डिस्कसिंग ए कंट्रोवर्शियल इशू। सिमेंटिक का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एज्यूम कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मूविंग द ग्रुप टुवर्ड इट्स गोल। Have confidence in the ability of the group to come to a satisfactory decision, not dissatisfactory, it's satisfactory decision। Support कीजिए डिसीजन, ग्रुप का जो भी डिसीजन आया है, जो भी वो बना है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो डिस्कशन का, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन अमंग द पीपल, यूथ ऑफ इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द की टू डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन। अब बात करते हैं डिबेट की। तो डिबेट भी एक ग्रुप में होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोवर्शियल थीम या इशू पे होता है फॉर डेवलपिंग सर्टेन स्किल, जैसे कि लॉजिकल आर्ग्यूइंग या फिर वेटिंग एविडेंस। स्टूडेंट में ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए डिबेट हमेशा कराया जाता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर डिबेट के दिए हुए हैं। लिबरलाइजेशन वॉज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। Presidential form of government is better than the parliamentary form of government. British rule in India was a boon for Indians. India should go for capitalistic economy. Deforestation is necessary for development. और the French Revolution laid the foundation of democracy. तो ये कुछ टॉपिक हैं डिबेट के। उसके बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसमें देखिए पार्टिसिपेंट को आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक तो उसके पॉजिटिव वे में बोलेंगे और दूसरे उसके अगेंस्ट बोलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं, आप उनको ऑडियंस की फॉर्म में रख सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑडियंस जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है खुद को छोटे से डिस्कशन में। सिंपोजियम भी एक ग्रुप सेंटर्ड मेथड है। इस सुटेबल फॉर टीचिंग टॉपिक्स और थीम्स हैविंग वेरियस डायमेंशन। एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने में हेल्पफुल होता है जो काफ़ी सारे डायमेंशन रखता हो। जैसे सोशल स्टडीज़ में सिंपोजियम को हम कुछ अलग अलग टॉपिक पर ले सकते हैं। महात्मा गांधी और उनके थॉट्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थॉट्स नहीं है, अलग अलग वे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स कौन कौन से थे, कोएलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं कैन फॉर्म टीम्स, वो अपनी अपनी टीम्स बना सकते हैं किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। ईच टीम वुड प्रेजेंट अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द सेम थीम। एक ही थीम में के बारे में अलग अलग ग्रुप अलग अलग अपने डायमेंशंस रखेंगे। एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस होगा। इट वुड देन बी थ्रोन अपॉन टू द फ्लोर फॉर डिस्कशन, और फिर उसको बाद में आप डिस्कस कर सकते हो। एक चेयरपर्सन जो भी बनाया जाएगा वो इनिशिएट करेगा और रेगुलेट करेगा प्रोसीडिंग्स को। अगर बात करें इंस्ट्रक्शनल पोटेंशियल की, तो जैसे हमने पहले बताया था कि इस जो टेक्निक की यूनिकनेस ये है कि इसकी सुटेबिलिटी फॉर टीचिंग मल्टी डायमेंशनल थीम और टॉपिक्स, दस इट प्रोवाइड्स अ वाइडर पर्सपेक्टिव, ताकि एक लर्नर को ही अलग अलग वे में एक चीज़ को सोचने का पर्सपेक्शन दे। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। देखिए पैनल डिस्कशन एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर का होता है, जो एक ग्रुप सेंटर्ड मेथड है। इज़ अ गुड चॉइस एज इट ब्रिंग्स आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर में यानी संरचनावाद तरीके से लेकर आता है। सोशल साइंस में पैनल डिस्कशन को काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया जा सकता है, जैसे कम्युनिज्म आप इसमें ले सकते हो, फ्यूचर ऑफ यूएन ले सकते हो, इफ़ हिटलर हैड सक्सीडेड इन कॉन्करिंग द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारे टॉपिक आप पैनल डिस्कशन में कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, देखिए मेंबर्स ऑफ ए पैनल कुड बी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और टीचर्स और बोथ। मेंबर कोई भी हो सकता है पैनल का, चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर हो। उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक और सीरीज ऑफ टॉपिक्स कुड बी कलेक्टेड इन एडवांस फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स। आप वहाँ बैठे स्टूडेंट से ही पहले से ही क्वेश्चन जो है एडवांस में ले सकते हो। क्वेश्चंस आर गिवन टू द पैनल मेंबर इन एडवांस डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टीज ऑन सब थीम्स और सब टॉपिक्स। वो पहले से आप डिसाइडेड कर लोगे सो दैट दे कम प्रिपेयर्ड विद आंसर्स और एविडेंस एक्सेट्रा। तो वो उनके आंसर्स और एविडेंस के साथ भी वहाँ पर आए होंगे। एक मॉडरेटर जो है वो इनिशिएट करता है डिस्कशन को बाय एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड स्कोप एंड रेजेस क्वेश्चन इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर टू वेरियस मेंबर्स ऑफ द पैनल एंड द ऑडियंस। तो लास्ट में क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द पैनल जो है प्रेजेंट करेंगे अपने अपने व्यूज एक के बाद एक। लेटर ऑन ईच मेंबर में ऑल्सो रिएक्ट टू अदर व्यूज, दूसरों के व्यूज के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। एंड में द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और इंटरेक्शन जो है वो सिंथेसाइज किए जाएंगे और जो मॉडरेटर होगा वो उसको समराइज करेगा। इसमें इंस्ट्रक्शनल पोटेंशियल क्या होती है, यूनिकनेस जो इस मेथड की होती है वो होती है एबिलिटी टू रिजॉल्व इश्यू एंड सीक क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल और मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स और थीम। लास्ट में सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके सिंथेसाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है और जो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू होता है उसको भी क्लैरिफाई किया जाता है और जो भी इशू जनरेट हो रहे होते हैं उन सबको रिजॉल्व किया जाता है। 3.4.10 ब्रेनस्टॉर्मिंग। फ्रेंड्स, एक ग्रुप सेंटर टेक्निक होती है जिसमें पर्टिकुलर ग्रुप में बच्चे काम करते हैं। क्यों की जाती है, टू डेवलप द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों में क्रिएटिव एबिलिटी जनरेट हो पाए। ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डिमांड करती है, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज स्टूडेंट कर सकते हैं और अपनी टीचर के सामने उसको
प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया हुआ एग्जाम्पल वो नहीं, मैं आपको दूसरा बता रही हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट्स को घर से बोल रहे हो कि पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ के आना है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, या कैसे वो स्प्रेड हो रहा है, कितने टाइप का होता है, तो ये सब आपको पढ़ के आना है। तो हो सकता है आप घर से दें, हो सकता है आप स्कूल में ही कराएं। तो जो पॉइंट आप नेक्स्ट डे अगर आपने घर पे दिए हैं तो नेक्स्ट डे आप उनसे पूछेंगे तो सारे जो भी पॉइंट बच्चों ने बताए हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, और उसमें जो भी पॉइंट थे वो नोट डाउन करेंगे। ये देखिए एक नॉन जजमेंटल एक्टिविटी होती है, इसमें कोई भी जजमेंट नहीं करना आपको कि क्या सही है क्या गलत है, बस आपको एक समराइज़ करना है और उसके बाद एम्फेसाइज करना है रोल को, और इंपॉर्टेंस बतानी है आपने पॉल्यूशन की, मतलब क्यों इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमें रोकना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक मेथड है ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग नॉलेज। इसमें आइडियाज़ जनरेट होते हैं और नॉलेज को शेयर किया जाता है टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन विच पार्टिसिपेट्स आर एनकरेज टू थिंक विदाउट इंटरप्शन। इन दिस ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट शेयर देयर आइडियाज़ एज सुन एज दे कम टू नो इन देयर माइंड। फ्रेंड सपोज एक प्रॉब्लम है, आपकी क्लास में कोई एक प्रॉब्लम आई है, तो आपने क्या किया, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपने बता दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हर एक इंडिविजुअल माइंड अप्लाई करेगा, हर पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने सारे माइंड वर्क कर रहे हैं, तो विदाउट एनी इंटरप्शन वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं और टीचर उनको एंकरेज कर रहा है कि पार्टिसिपेट कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, और अपने अपने जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं वो हमें बताइए। ये एक इनफॉर्मल अप्रोच होती है, इसमें कोई फॉर्मल पैटर्न नहीं है, कोई इसका रूल्स नहीं है, आप रिलैक्स्ड वे में इसको कर सकते हो। इसमें कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं होता है, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, कोई भी रिवॉर्डिंग आइडियाज़ नहीं लगाए जाते हैं, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो क्या होता है, जो भी आपने ग्रुप बनाया, हर ग्रुप का मेंबर जो है एक डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ है, तो वो अपना अपना माइंड यूज़ करता है और फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिससे एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में एक बेटर तरीका यहाँ पे लगा है। एक फन वे वाली एक्टिविटी है ये, इसमें काफ़ी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अगर आपस में मिलकर कोई चीज़ करी जा रही है तो, और प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव वे में सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। क्लासरूम में क्या होता है, टीचर सेलेक्ट करती है एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड टॉपिक। ये देखिए आप इसके स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक चूज़ किया, ग्रुप को प्रिपेयर किया और उन स्टूडेंट्स को कहा कि अपना एक्सप्रेस करना आपने फ्रीली ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप जो भी है टॉपिक के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हमें बताइए, एक्सप्रेस कीजिए। तो टीचर स्टूडेंट को एश्योर करती है किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, नेगेटिव वे में किसी को भी कमेंट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे फ्रीली अपने व्यू पॉइंट्स टीचर के सामने लेकर आते हैं और टीचर क्या करता है, सारे नोट्स को मतलब एक्सप्रेशन को नोट डाउन करता है। तो लास्ट में टीचर इवेल्युएट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, अपने आइडियाज़ भी उसमें रख सकता है ताकि फर्दर थिंकिंग हो और एक नया जो डायमेंशन है वो बच्चों को देखने को मिले। तो इंस्ट्रक्शन पोटेंशियल क्या है, इसमें टेक्निक ये जो है बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग में डेवलप करती है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक स्किल जो है बच्चों में जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इनके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले ग्रुप को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है, फिर गाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्कशन पे और लास्ट में उसमें एक्शन लिया जाता है और जो भी आपने प्रिपेयर किया जाता है हुआ होता है वो आप पर्टिकुलर टीचर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग 3.4.11। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वन ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स है और इस सेकेंडरी लेवल पर भी यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है जो स्टूडेंट्स को सिखाई नहीं जाती, वो बच्चे अपने आप में कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी होट्स जनरेट करके, यानी जिसमें उसमें कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज, जनरलाइजेशन, ये सब करके बच्चे खुद ब खुद अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, कि हम क्या चीज़ और क्यों सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टीचर स्टूडेंट्स को अवेयर होना होता है प्रॉब्लम के बारे में। इवन बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड है डिफाइन करना है। अब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है और इसके लिए आपने डिज़ायर्ड गोल जो स्टेट किए हैं वो क्या हो सकते हैं, इसमें इम्प्लीकेशन कौन कौन से आ सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को अलग अलग वे में आप डिफाइन कर सकते हो विद वेरियस इम्प्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो थर्ड पॉइंट आपने क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, पॉसिबल थ्योरीज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस लगाई जाएगी, फिर उसके बाद आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, क्या ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया था उसके बेस पर हाइपोथेसिस सही लगाई है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपने जो भी उससे एसोसिएट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आपने हाइपोथेसिस लगा ली है, अब आपको उन सारी हाइपोथेसिस में से एक बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम एडवांटेजेस और कम से कम डिसएडवांटेजेस चूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होता है वो एक पेडागोजी टेक्निक है टू हेल्प स्टूडेंट्स सी एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियर वे में, और कुछ
किसी चीज़ को ईजी बनाना ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ, ताकि जो हमारे नए कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पुरानों से रिलेट कर पाएँ। तो देखिए एक तरह से कॉन्सेप्चुअल डायग्राम होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इन्फॉर्मेशन की इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग आप कह सकते हो। आगे आपको इसकी पिक्टोरियल फॉर्म भी दिखाई जाएगी कि कॉन्सेप्ट मैप जो है वो कैसे बनता है। तो ये किस लिए बनाया जाता है ड्राइंग की फॉर्म में? टू शो देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आइडिया, वोकैबुलरी टर्म और एसेंशियल क्वेश्चन। तो ये आपने पहले बनाया होगा कभी, आपने अपनी टीपी के दौरान भी या फिर हो सकता है आपने अपनी इंटर्नशिप में भी ये चीज़ें की हों। तो कॉन्सेप्ट मैप आपको पता होगा। हम दिखाते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, तो वो आप यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो एक ग्राफिकल टूल्स होता है किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया था। ये यूजुअली जो होते हैं सर्कल या बॉक्सेज में बने होते हैं, जिनसे आप नोड भी बोल सकते हो। तो सर्कल और बॉक्सेज में जो चीज़ें बनी होती हैं वो नोड के नाम से कहलाई जाती हैं। उसके बाद इनको आपस में रिलेशन दिए जाते हैं और जोड़ा किससे जाता है? कनेक्टिंग लाइन से। ये आपको डायग्राम एक बार फिर दिखाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर क्या होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट मैप के? तो सबसे पहला फीचर ये होता है कि एक मीन्स है, यानी एक मेथड है या आप मीडियम कह सकते हो, बाय विच कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, ये 2D फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की जाती है। 2D का मतलब जैसे अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं टॉप से और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है टुवर्ड्स द बॉटम। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि डिग्री दिखाता है इंक्लूसिवनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि आप कितना डीप इनटू उस चीज़ में हो चुके हैं। जैसे अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया तो उसके डेफिनेशन, उसके टाइप, उसके काइंड्स वही हो गया, उसके एग्जांपल्स या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जो देना चाहते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हियरार्किकल होता है ये नेचर में। देखिए एक सीढ़ी नुमा होता है ये आप इसको सीधा नहीं बनाते, ये हमेशा ही हियरार्किकल फॉर्म में ही बनेगा। नेक्स्ट जो है ये शो करता है पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आप देखिए सबसे पहले जनरल चीज़ बताएंगे। सपोज आप रिसोर्सेज पे कोई भी कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं तो ऊपर आप रिसोर्सेज देखेंगे, एक जनरल टर्म है, उसके बाद उसके जो भी 2 टाइप हैं आप वो बताएंगे और उसके बाद पर्टिकुलर उनको भी आप एक आगे डिवाइड करते जाएंगे। तो जनरल टू स्पेसिफिक टर्म में ये हो जाता है। तो ये ब्रांचिंग होती है इसकी इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स की। तो ये ब्रांचेस की फॉर्म में आप इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट एक क्रॉस लिंक बनाता है ये अमंग कॉन्सेप्ट। तो कैसे कैसे कौन सा लिंक किससे कनेक्ट कर रहा है ये भी हमें मतलब कॉन्सेप्ट मैप के ज़रिए बताया जाता है। कॉन्सेप्ट मैप को इंडिविजुअल भी जनरेट कर सकता है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेडी नोवाक थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट मैप डेवलप किया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए उन्होंने कैसे बताई है। सबसे पहले आपको लिस्ट करना है की कॉन्सेप्ट कोई किसी भी मैपिंग के, उसमें कौन कौन सी आइटम्स आपको रिप्रेजेंट करनी है ये सब आपको दिखा। सपोज फ्रेंड्स आपने एक टॉपिक लिया है रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज हम की कॉन्सेप्ट पहले लिख रहे हैं, सिर्फ रिसोर्सेज हो गया। रिसोर्सेज के बाद एक नेचुरल हो गया, एक मैन मेड हो गया, या इनके भी ट्रीज़ हो गया या लायन हो गया, एनिमल्स हो गया, सनलाइट हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, वुड हो गया। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो पेपर है, सोप है, प्लास्टिक है, रबर है। तो ये सिर्फ की कॉन्सेप्ट अभी हमने डिज़ाइन किए हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है बिल्डअप करना कॉन्सेप्ट को टू इलेबोरेट देम। अब हमें इन की कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करना है और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो होता है आइडेंटिफाई करना है लिंक बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो लिंक बनाएंगे हम कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है और कैसे कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो फोर्थ है हम उसको की कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट मैपिंग को पूरा रेडी कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखिए आप नीचे देखिए, जैसे आपको इस फॉर्म में दिखाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफिकेशन की है कि कॉन्सेप्ट की। इंडियन डिफेंस है और प्रेसिडेंट है, रेगुलर फोर्सेस है, सेकंड लाइन एयरफोर्स, आर्मी, ये सारी टर्म्स इन्होंने डिफाइंस किया है। फिर इंडियन डिफेंस को हेडेड कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका 2 पार्ट्स होते हैं, रेगुलर फोर्स और सेकंड लाइन फोर्स। फिर उन्होंने आगे भी इनको डिफाइन किया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और सेकंड लाइन फोर्स में टेरिटोरियल, BSF, NCC और कोस्ट गार्ड। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक का कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रिसोर्सेज होता तो आप जैसे यहाँ पे मेन लिख सकते थे रिसोर्सेज के टाइप दोनों तरफ आप लिख सकते थे, एक मैन मेड और एक नेचुरल। अब मैन मेड के अंदर आप जो जो चीज़ें जैसे कि जो मैन ने बनाई, बिल्डिंग्स हो गई, कोई प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ये सब मैन ने बनाया है। जबकि नेचुरल में आप रिवर, माउंटेन्स, क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल्स ये सब डाल सकते थे। तो इस तरह से आप किसी भी कॉन्सेप्ट मैपिंग को रेडी कर सकते हो। फ्रेंड, ये लास्ट है इस वीडियो का टॉपिक स्क्रैप बुक। स्क्रैप फाइल्स आपने अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में सुनी होंगी। स्क्रैप फाइल में आप अपने फ्रेंड्स का इन्फॉर्मेशन या बायोडाटा आप इसमें लिखवाते थे। तो ऐसा ही ये इफेक्टिव वे है टीचिंग का थ्रू कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। तो आप एक स्क्रैप फाइल, अब देखिए ब्लैंक स्क्रैप फाइल आपको कहीं से भी मिल सकती है, आप वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप रेडी कर रहे हो उसका कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स आप उसमें लगा सकते हो। कोई भी इवेंट उससे रिलेटेड हो या प्रोसेस हो, वो सब आप उसमें पिक्चर की फॉर्म में आप स्क्रैप फाइल में लगा सकते हो और आप टीचर को वो शो कर सकते हो। तो एक तरह से ये भी एक विजुअल परसेप्शन है, विजुअल कॉन्सेप्ट है जो मतलब यूज़ किया जाता है हमें सोशल साइंस की क्लासेस में। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने एक
माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड स्टेप फाइल्स में पिक्चर्स कलेक्ट करने को कहा है। उसकी पहले पिक्चर्स पेस्ट की, उसके बाद पर्टिकुलर बर्ड का नेम लिखा, रीज़न क्या है माइग्रेशन का, पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैसा है, कहाँ से कहाँ पे जाके वो माइग्रेट हुए हैं, कितने टाइम के लिए वहाँ रहते हैं, वापस कब आते हैं, तो लोकेशन बतानी है, प्लेस बताना है, कितना ट्रैवल किया, किस किस प्लेस के ऊपर से ट्रैवल किया। तो इस तरह से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।